हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है वांट हाफ फैक्टर। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे एक टॉपिक है, एक छोटा सा एक चीज आता है जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वांट हाफ फैक्टर समझने से पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब इसे नाम से ही दिख रहा है कि एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल जो हम सोच रहे हैं कोई आदमी नॉर्मल ऐसा है वैसा नहीं है। जैसे किसी गांव में अगर गाय बच्चा दी तो नॉर्मल है, उसका 4 पैर होगा, एक पूंछ होगा, 2 आंख होगा, 2 कान होगा, दांत उत होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन देखा गया कि उसका 10 पैर हो गया, उसका 4 सींग निकल गया, तो ये सब क्या चीजें हैं? एबनॉर्मल है। ये सब एबनॉर्मल चीजें हो रही हैं। तो हमको देखना है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था उससे थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास में क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। या तो उसका मॉलिक्यूलर मास कम हो जा रहा होगा, या तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जा रहा होगा? ज्यादा हो जा रहा होगा। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास हम सोच रहे हैं वो वैसा नहीं होगा। वो कैसा होगा? एबनॉर्मल, मतलब थोड़ा सा अजीब होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। अब ये चीजें, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता कहां से है उसको देखते हैं। अभी तक हमने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, और चारों में एक फॉर्मूला, हम लोग चारों का मतलब फॉर्मूला है, और चारों फॉर्मूले से हम सबका एक मॉलिक्यूलर मास का डेरिवेशन निकला। सब में एक मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक अलग अलग फॉर्मूला निकला है। ठीक है, अब जो वहां पे जो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल है। क्या है? कैलकुलेटेड है। कैलकुलेट करते करते आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास निकल जा रहा है। बट जब उस चीज को लैब में परफॉर्म किया गया और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो वो कैलकुलेटेड और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों अलग अलग थे, दोनों सेम नहीं थे। कहने का मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, चारों में एक मॉलिक्यूलर मास निकालने का सबका अलग अलग फॉर्मूला था। अब वो जो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक कैलकुलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो कैलकुलेट करते करते फॉर्मूला डिराइव हुआ, रखते गए वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन अब जब लैब में उसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लैब में उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व जो हम देख रहे हैं, मतलब जो उसको देख के वहां पे जो वेट किया जा रहा है उससे क्या आ रहा? अलग आ रहा। मतलब कैलकुलेटेड नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसा क्यों हो रहा है, या अभी तक ऐसा क्यों नहीं सोचा गया, क्यों ऐसा चीजें नहीं हो रही थी? तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें जो भी रिलेशन हम निकाल रहे थे मॉलिक्यूलर मास का, वो सब हम ऐसे सोल्यूशन में या ऐसा उसमें सॉल्यूट मिला रहे थे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, मतलब जो अपने आयंस में टूटते नहीं थे। अगर उनको आप एक मॉलिक्यूल डाले हैं, एक मॉलिक्यूल पानी में डाले, तो वो एक ही मॉलिक्यूल पानी में रह रहे थे, अपने एटम्स में या मोर देन नंबर ऑफ एटम्स में टूट नहीं रहे थे। ठीक है, तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे उसमें हम जो सॉल्यूट मिला रहे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब वो अपने आयंस में टूट नहीं रहा था। आप जितना डाल रहे थे वो बस उतना ही रह रहा था, सेम वैसे ही। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भी हैं जो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुए, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट हुए, वो अपने आयंस में क्या होते हैं? टूटते हैं। आप उनको जैसे सोल्यूशन में मिलाएंगे, आप एक मॉलिक्यूल डालें वो कन्वर्ट हो गए होंगे एटम में। कुछ ऐसे होंगे आप एटम डाल रहे होंगे और वो बन जा रहे होंगे मॉलिक्यूल। तो यही से डिफरेंस आ गया कि जो हम सोच रहे थे कि जो गाय जो बच्चा पैदा की उसके 4 पैर होंगे, हम थ्योरेटिकल वैल्यू लिख दिए, 4 पैर, 1 पूंछ, 2 सींग, इतने दांत, 2 कान। लेकिन जब ऑब्जर्व वहां की जनता जो देख रही है वो कैलकुलेटेड जो पन्ना पे लिखा है ये होगा, बट जो देखा गया वो दोनों में क्या था? डिफरेंस था। तो वो क्यों डिफरेंस हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूट है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हम मिला रहे हैं वो या तो स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग या वीक हुआ तो वो अपने आयंस में क्या होगा? टूटेगा। लेकिन हम क्या केस लेके चल रहे थे, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिए हम वो ये केस लेके चल रहे थे कि जो हम नॉन सॉल्यूट मिला रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला रहे हैं, वो टूटेगा नहीं, जैसा डाल रहे हैं वैसा ही रहेगा। तो आइए देखते हैं मतलब हो क्या रहा है, कैसे क्या चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक KCl एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, KCl का, किसका है? KCl पोटेशियम क्लोराइड है।
अब इसको हम जैसे ही सोल्यूशन में डालते हैं तो ये टूट जाता है अपने आयनों में K+ और Cl- में, ठीक है। अब यहां पे देखा गया कि हम KCl के कितना मूल लिए हैं, 1 मूल लिए हैं। मतलब हमको ये नहीं पता था कि KCl जब पानी में मिलाएंगे या सोल्यूशन बनेगा जब इसका, तो ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम जो सारा कैलकुलेशन लेके चल रहे थे वो किस पे लेके चल रहे थे कि KCl के यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 मोल है। 1 मोल KCl गया तो इतना 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 कैलकुलेट पूरा कर रहे थे। लेकिन देखा क्या गया, ऑब्जर्व क्या किया गया कि यहाँ पे अब 1 मोल K+ आयन का है और 1 मोल किसका है, क्लोराइड आयन का है। मतलब जो कैलकुलेशन हम यहां पे निकाल रहे थे इसके 1 मोल पे कि रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 मोल KCl है, वो चेंज होके प्रोडक्ट साइड क्या हो गया है, 1 मोल पोटेशियम का आयन और 1 मोल क्लोराइड का आयन या क्लोरीन का आयन, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था, क्योंकि हम अपनी सारी कैलकुलेशन 1 मोल KCl पे लेके चल रहे हैं कि वो 1 मोल KCl ही रहेगा बस। लेकिन वो जैसे ही सोल्यूशन में गया वो अपने आयंस में टूट गया। अब 1 मोल K+ आयन है और 1 मोल Cl- आयन है, मतलब अब 2 मोल आयंस हो गए। और हम लिए क्या थे, 1 मोल, एक मॉलिक्यूल या 1 मोल KCl के मॉलिक्यूल बस लिए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। अब 1 मॉलिक्यूल लेके चले और वो अपने आयंस में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पे आप 2 या 3 चीज लेके चले और वहां पे वो चीज जुड़ जा रही है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो उसको भी देखते हैं एसोसिएशन में क्या होता है। तो एसोसिएशन में देखिए हमने यहाँ पे CH3COOH के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए। जैसे ही इसका मतलब रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट के साथ कराया और वो जब से सोल्यूशन बना, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था या मोल थे वो कितने थे, 2 थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब क्या बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बन गया है। मतलब CH3COOH एक, CH3COOH एक, दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। इसके पहले क्या था, डिसोसिएशन। तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि 2 सामान लिए या 2 मॉलिक्यूल लिए और दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। हम जो पूरा अपना कैलकुलेशन करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ये लिए हैं तो इतना 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 ऐसे ऐसे होगा। लेकिन सोल्यूशन में बनने के वो क्या हो जा रहे हैं, 1 हो जा रहे हैं। 2 नहीं रहे, क्या हो गए हैं, 1 हो गए। शादी में दुल्हा दुल्हन आए, अलग अलग थे, ये सब हम लोग कर रहे हैं, पूरा अपना जुगाड़ पानी लगा रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो जो शादी के बाद दोनों क्या हो गए, 1 हो गए। तो हमारी जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी थी या कैलकुलेटेड जो थ्योरी थी वो ऑब्जर्व से क्या हो गई, अलग हो गई। मतलब जो हम कैलकुलेशन पन्ने पे कर रहे थे और जो ऑब्जर्वेशन देखा गया वो दोनों क्या आ रहा था, डिफरेंस हो रहा था। अब ये मॉलिक्यूलर मास में भी क्यों डिफरेंस आ रहा था, देखिए सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे 2 हाइड्रोजन का एटम लिए और ये कन्वर्ट हो जा रहा है एक H2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हम 2 हाइड्रोजन का जब एटम लिए तो हम एटम का वेट लेके सोच रहे हैं, एटम का वेट लिए कि 1 हाइड्रोजन का एटम है तो मतलब एक एटम हाइड्रोजन का कितना वेट होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। सारा मॉलिक्यूलर मास हम 1 या एटॉमिक मास 1 पे लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सोल्यूशन बना, दोनों H के मॉलिक्यूल क्या हो गए, जुड़ गए और क्या बना ले रहे हैं, H2। और H2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2। लेकिन यहां पे ये एटम अलग अलग। अब कई लोग कहेंगे इसको क्यों जोड़ नहीं रहे हैं, ये एक एटम की बात हो रही है कि एक हाइड्रोजन एटम का जो हम सोल्यूशन से पहले लिए तो कितना वेट था, 1 था। लेकिन अब जब सोल्यूशन में मिला दे रहे हैं तो एटम हुआ ही नहीं, वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब हम सारा हाइड्रोजन के एटम के 1 वेट पे लेके चल रहे थे, ऐसे ऐसे होगा, 1 होगा तो 1 वेट आएगा, 10 होंगे तो इतने आएंगे, ऐसे कैलकुलेशन चल रहा था। लेकिन सोल्यूशन में बनने के बाद वो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास में क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कि क्यों मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल हो गया, जो हम नॉर्मल सोचते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो हम सोल्यूशन अब बना रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं वो अपने आयंस में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। या तो टूट रहे होंगे या तो क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। मतलब या तो उनका एसोसिएशन हो रहा है या तो उनका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो इन दोनों केस में उनका मॉलिक्यूलर मास में क्या आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ अपने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा। जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है वो है कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस
determined by studying any of the colligative properties comes out to be different than the theoretically expected value, the substance is said to show abnormal molecular mass. मतलब जो colligative properties से हम निकाल रहे हैं molecular mass, उससे, उस expected value से, उस theoretical value से, उस calculated value से molecular mass अगर थोड़ा सा भी change आ जा रहा है तो इसको बोलते हैं abnormal molecular mass. अब इस मॉलिक्यूलर मास में जो चेंज आने लगा, मतलब इस जो दिक्कत को दूर करने के लिए वांट हाफ फैक्टर आया. वांट साहब ने एक वांट हाफ का फैक्टर दिया और उस वांट हाफ फैक्टर को डिनोट करते हैं आई से. उसका सिंबल क्या है? आई. उसी आई की वैल्यू को अगर आप निकालेंगे तो हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी. अभी हम देखेंगे कैसे क्या क्लियर हो रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस आई की वैल्यू को निकालना. आपको देखना पड़ेगा कि एसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, कैसे वांट हाफ फैक्टर निकालते हैं. तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, यही सब चीज अभी हो जाएगा, अभी सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको. तो ये है वांट हाफ फैक्टर, और वांट हाफ फैक्टर को डिनोट है, उसका सिंबल क्या है? आई, स्मॉल आई. अब वांट हाफ फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन. कहने का मतलब है आई इक्वल टू ऊपर रखेंगे कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, डिवाइडेड बाय पहले कितना एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले कितना लिए थे. अभी सब धीरे धीरे सब चीज यही क्लियर होगा. सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है. यह फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन. चलिए आप लिख लिए होंगे. अब एक चीज और मैं समझाऊंगा कि अगर मेरे पास एक अभी वर्ड यहां पे आएगा, एक अल्फा. क्या होता है? अल्फा. और यहां अल्फा का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएशन. फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएशन. कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यही समझना है, यही समझेंगे वांट हाफ फैक्टर की कहानी हो जाएगी धीरे धीरे खत्म. नहीं तो इसी के आगे सारे बच्चे रोते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है. रोना नहीं पड़ेगा. देखिए अगर मेरे पास 1 रुपया है और उस 1 रुपये में से कुछ चला गया, कुछ पैसे उसमें से खत्म हो गए, 1 रुपये में से कुछ पैसे क्या हो गए? खत्म हो गए. तो जो खत्म होगा उसको हमेशा हम मानेंगे कितना? अल्फा. कि एक मतलब 1 मोल या 1 रुपया या कोई भी एक चीज में से जो चीज खत्म हो रही है उसको हमेशा क्या मानेंगे? कि अल्फा खत्म हो रहा है. अल्फा का मतलब ये कि फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएशन. 1 मोल में से कोई चीज कितनी खत्म हो रही है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे. तो चलिए ये चीज क्लियर है. तो 1 में से जो भी जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा. 2 में से जो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा. 1 में से 1 अल्फा जा रहा था, जब 1 है तो 1 अल्फा जा रहा है. 2 रहेगा तो 2 अल्फा जाएगा. जैसे मान लीजिए 1 में से मेरे पास कुछ पैसा खत्म हो गया तो हो गया 1 माइनस अल्फा. 1 रुपए में से कुछ पैसा खत्म हो गया तो 1 माइनस अल्फा जो बचा. 2 रहेगा तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? 2 अल्फा. 3 रहेगा तो 3 माइनस 3 अल्फा. 4 रहेगा तो 4 माइनस 4 अल्फा. 100 रहेगा तो 100 में से जो खत्म हुआ कितना खत्म होगा? 100 अल्फा. इसी तरीके से अगर मेरे पास A है तो A में से कितना जाएगा? A अल्फा. B है तो B में से कितना जाएगा? B अल्फा. बस यही आपको जानना है कि अल्फा का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएशन. अगर 1 में से अल्फा जा रहा है तो 2 में से 2 अल्फा जाएंगे, 3 में से 3 अल्फा जाएंगे, 4 में से 4 अल्फा जाएंगे, 100 में से 100 अल्फा जाएंगे, 200 में से 200 अल्फा जाएंगे. तो A है तो कितना जाएगा? A है तो A अल्फा जाएगा, B है तो B अल्फा जाएगा. तो अब इस चीज को आप समझ चुके हैं. अल्फा क्या होता है इसको लिख लीजिएगा कहीं नोट बना के कि फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएशन. ठीक है. 1 में से 1 अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, A में से तो A में से कितना जाएगा? A अल्फा जाएगा. अब कहानी यहां से वांट हाफ फैक्टर की स्टार्ट होगी. आई कैसे निकालते हैं? आई निकालने के लिए मतलब 2 केस आएंगे. एक तो केस आएगा डिसोसिएशन वाला और एक केस आएगा एसोसिएशन वाला. यहीं पे सब समझिएगा. यहीं पे न्यूमेरिकल्स जो लगाने का टेक्निक है वहीं पे ऐसे ही निकालेंगे जैसे मैं बताऊंगा अभी. ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं डिसोसिएशन के केस में. तो जो पहला केस है वो है डिसोसिएशन का. केस 1
क्या है केस 1, डिसोसिएशन। अगर कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो सही कर लिया करिए, इसे यहाँ माइंड बहुत कुछ चलता है तो स्पेलिंग इधर का उधर हो सकता है, ठीक है। तो पहला केस है डिसोसिएशन। जैसे मान लीजिए हमने लिया NaCl, क्या लिया NaCl, ठीक है। तो हमको पता है कि NaCl सोल्यूशन में टूट जाएगा, क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, ठीक है। NaCl हम स्टार्टिंग में लिए, सोल्यूशन जैसे ही बना वो टूट गया Na+ और Cl- में। चलिए इतनी चीजें हो गई। अब देखते हैं स्टार्टिंग में, बिफोर मतलब रिएक्शन से पहले। रिएक्शन से पहले मान लीजिए गुजिया बनाना है, तो गुजिया बनाने का सारा आइटम पहले मेरे पास होगा। तो गुजिया बनाने का जब मेरे पास सारा आइटम होगा तो मान लेते हैं इस बार NaCl का कितना मोल है, सिर्फ कितना मान लेते हैं हम, A मान लिए हैं, 1 2 3 4 नहीं माने, कितना माने हैं, A मोल है, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, गुजिया बना नहीं है, लिए हैं मटेरियल सारा ले लिए हैं बनाने के लिए, तो कुछ गुजिया बना होगा क्या, नहीं, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 0, कुछ नहीं। अच्छा कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t या आफ्टर कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t, अब जो गुजिया का सामान लिए धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ खत्म हो रहा होगा। अच्छा 1 में से कितना जाएगा, अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, A में से कितना खत्म होगा, A अल्फा, तो A में से कितना खत्म हो गया, A अल्फा, ठीक है। अच्छा A अल्फा खत्म हुआ है, तो जो खत्म हुआ है वही बनेगा, तो इधर बना भी कितना, A अल्फा और A अल्फा। 5 रुपया है, 5 रुपया में से 2.5 रुपया हम हटा दिए, 5 रुपया में से 2.5 रुपया माइनस कर दिए, तो जो 2.5 रुपया माइनस किए हैं वही ना 2.5 रुपया बटेगा, कहीं 2.5 रुपया यहाँ 2.5 रुपया वहां, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन था, रिएक्टेंट, कितना माने हैं, 1 मोल था, A मोल था, कितना मोल था, A मोल था, तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा। कुछ समय बीता, गुजिया बन रहा है, धनाधन गुजिया बन रहा है, कुछ गुजिया बन गया, तो कितना बना, A में से कुछ मटेरियल गुजिया का क्या खत्म हो गया, कितना खत्म हुआ, A में से A अल्फा चलाएगा, 1 में से 1 अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, 100 में से 100 अल्फा, तो A में से A अल्फा, तो बनेगा भी कितना, A अल्फा। कहानी हो गई खत्म। अब निकालते हैं वांट ऑफ फैक्टर I, ठीक है। I का फॉर्मूला है कि ऊपर हम रखते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब टूटने के बाद कितने हैं, आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर नहीं, रिएक्शन होने के बाद कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो बिफोर तो ये है, आफ्टर डिसोसिएशन ये है, ये इतना इधर का, इतना इधर का, इतना इधर का, तो टोटल ऐड कर लीजिए। अच्छा टोटल ऐड करें हम अगर, तो A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, मतलब A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा खत्म हो गया, तो आया A माइनस A अल्फा, A कॉमन तो ले लिए 1 प्लस अल्फा, ठीक है। इन सबको जब जोड़ देंगे, डिसोसिएशन आफ्टर टाइम t, तो कितना आया है, A ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, मतलब ऊपर हो गया A ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, मतलब इस आफ्टर के पहले कितना था नंबर ऑफ पार्टिकल, तो कितना था, सिर्फ और सिर्फ A था, तो नीचे आ गया A, ये A और A क्या हो गया, कट गया, तो आंसर आ गया 1 प्लस अल्फा, मतलब I की वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा निकल जाएगा, अभी अल्फा कैसे निकालना है वो सब क्वेश्चन हो सके दिया हो या धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आपको निकालना क्या था, I, तो I निकालने आ गया। I का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पहले रखना तो ऊपर, आफ्टर ये वाले हैं, सबको जोड़ लीजिए, A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा जोड़े तो कितना आया है, A प्लस 1, A ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा ऊपर रख दिए, डिवाइड बाय बिफोर कितना लिए थे, A, सब काटे पीटे तो I इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस अल्फा। अच्छा 1 में अगर आपके पास एक है कोई चीज,
और उसमें कुछ भी जोड़ रहे हो, 0.1111 जोड़ रहे हो, 0.000001 जोड़ रहे हो, 1 है, 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये जो वैल्यू हमेशा आई की आएगी यहां से, वो आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। ये पहला एग्जांपल है। अभी एक एग्जांपल और कराऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ऊपर रखते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, नीचे रखते हैं बिफोर डिसोसिएशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जो दूसरा एग्जांपल है वो है हमारा, लेते हैं हम लोग MgCl2 का, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। चलिए, तो MgCl2 था जो सॉल्यूशन में टूट गया, तो देता है, आपको पता होगा 12th में आ गए हैं, Mg+2 और 2Cl-। बिफोर रिएक्शन से पहले हमारे पास MgCl2 मान लेते हैं कितना था, A था। कितना था, A था। तो क्या इधर कुछ बना होगा, नहीं। रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं होगा। आफ्टर टाइम t, कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t, A में से हम मान लिए कि A अल्फा क्या हो गया, चला गया। मानना क्या है, A में से जाएगा कितना, A अल्फा ही जाएगा। A में से A अल्फा गया तो इसके आगे क्या है, कुछ कोफिशिएंट है, 1 है, तो बनेगा भी 1 A ही अल्फा। लेकिन इसके आगे देखिए 2 है, मतलब मैग्नीशियम तो 1 ही मोल बन रहा है, बट क्लोराइड उसके कंपैरिजन में कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो अगर ये A अल्फा बन रहा है तो ये कितना बनेगा, 2A अल्फा, ठीक है। इसके पहले वाले केस में Na भी यहाँ 1 ही था और Cl भी यहाँ क्या था, 1 था। लेकिन MgCl2 जब टूटता है तो Mg+2 देता है और 2Cl-, मतलब अगर Mg 1 होगा तो ये कितना होगा, 2। तो ये अगर 1 अल्फा होगा तो ये 2 अल्फा, अगर ये A अल्फा है तो ये 2A अल्फा। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो I का फॉर्मूला क्या है, I का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन आफ्टर, आफ्टर के बाद कितने लोग हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो 1 - A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 2A अल्फा, ये यहीं से कट गया तो आया A प्लस 2A अल्फा। A को कॉमन ले लिए तो आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। कितना आया, 1 प्लस 2 अल्फा। तो ऊपर आ गया, सॉरी, A ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई, बिफोर डिसोसिएशन के पहले कितना था, A था। A यहीं पे कट गया, बहुत सही। तो आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 2 अल्फा। अच्छा, पहले से 1 है, 1 में कुछ जोड़ रहे हैं तो I की वैल्यू फिर क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो यहां भी I की वैल्यू जो 1 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो इससे ये चीज क्लियर हो रहा है कि डिसोसिएशन में I की जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब एक चीज और देख लीजिए, एक हो गया NaCl, ये हो गया MgCl2। मान लीजिए जब है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो वो टूटता है Al+3 और यहाँ पे 3Cl- होगा। तो 3Cl- तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3A अल्फा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 अल्फा। ठीक है, चलिए क्लियर। तो डिसोसिएशन का केस ये हो गया खत्म, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एसोसिएशन पे। तो जो सेकंड केस है वो हमारा वो है एसोसिएशन। केस 2 जो है हमारा वो है एसोसिएशन, ठीक है। अब केस 2 एसोसिएशन में, एसोसिएशन में भी 2 केस आते हैं। पहला जो आता है उसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं, DIMERISATION, डाइमराइजेशन। इसमें होता क्या है कि 2 पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एक पार्टिकल में, ठीक है। कोई 2 चीज लिए, वो कन्वर्ट किस में हो गया, एक में। आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिए एक मॉलिक्यूल है 2A और सोल्यूशन में जाते वो बन गया A2। क्या बन गया, A2। मतलब हम पहले A के कितने एटम ले रहे थे, 2 एटम, और वो दोनों एटम सोल्यूशन में क्या हो गए, मिल गए, एसोसिएट हो गए। पहले 2 समान था, अब क्या हो गया, 1 समान। इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। डिसोसिएट टूट नहीं रहा है कि 1 था टूट गया 2 3 में, नहीं, 2 था अब 1 हो गया। 2 एटम थे, अब क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके लिए जो होगा, फिर से देखते हैं उसी को। जैसे वो पहले बिफोर रिएक्शन, इसको कितना मान लिए कि हमारे पास A मोल था, इधर कुछ नहीं था।
आफ्टर टाइम टी ए में से, देखिए अब दो केस है करने का, या तो आप ए में से यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 अल्फा करिए, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, जो चल रहे थे उसी धर्रे पे चलिए। ए में से हमेशा कितना जाएगा, ए अल्फा जाएगा, तो इधर बनेगा कितना, ए अल्फा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो 2 है ना, इसी को इससे डिवाइड कर दीजिए, बनेगा ए अल्फा बाई 2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। जब इसका 2 मोल है तो इसका कितना बन रहा है, 1 मोल। तो जब हम इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इसका कितना बनेगा, आधा, तो 1/2 हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए था तो यहाँ बिफोर कुछ नहीं रहेगा, ए में से 1 अल्फा गया तो ए अल्फा, अब यहाँ पे 2 है तो बाई 2 हो जाएगा, 3 होता तो बाई 3 होता, 4 होता तो 4 हो जाता, 1 है मतलब कुछ नहीं रहता तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। क्लियर है क्यों हो रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 बन रहा था, तो इसके 1 के लिए कितना बनेगा, a/2। ठीक है, अब I की वैल्यू निकालते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर की बात हो रही है, तो इन सबको क्या करना है, पहले ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो 1 माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2। ठीक है, यही है। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहां पे हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा मान लीजिए 2a माइनस 2a अल्फा प्लस a अल्फा बाई सब में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा a कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये आएगा a माइनस a ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो ऊपर आ गया a 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई बिफोर कितना लिए थे a, तो a से a कट गया तो i की जो वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ पे जो i की वैल्यू आ रही है वो देखिए आ रही है 1 में से माइनस अल्फा बाई 2, मतलब एसोसिएशन के केस में जो i की वैल्यू आएगी वो 1 से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से क्या कर रहे हैं, 1 में से कुछ जा रहा है, तो 1 में से कुछ भी जाएगा तो वो 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और उस केस में 1 में कुछ प्लस हो रहा था, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस अल्फा बाई 2, मतलब ये जो वैल्यू होगी हमेशा, ये यहाँ पे i की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ये ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन के केस में i की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई 2 एटम सिर्फ सिंगल एटम देने लगे, 2 पार्टिकल एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज क्लियर है। यहाँ पे एक बार और हम ये चीज बता दे रहे हैं कि ये a लिए थे तो a में से a अल्फा जानेंगे, हमेशा हम a में से a अल्फा ही वही कॉन्सेप्ट रखेंगे, a में से a अल्फा गया। अब यहाँ a अल्फा बाई 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 बन रहा था, तो इसके 1 के लिए कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो ठीक है, क्लियर है। एक और डाइमराइजेशन है, एक और ट्राइमराइजेशन, उसको देखते हैं। तो जो एसोसिएशन में ही दूसरा केस है वो है ट्राइमराइजेशन। क्या है, ट्राइमराइजेशन। ठीक है, ट्राइमराइजेशन का मतलब ये है कि कोई 3 पार्टिकल्स थे और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, 1 पार्टिकल में। मतलब 3 एटम लिए और वो कन्वर्ट किस में हो गए, 1 एटम में। जैसे मान लीजिए हम लिए 3a और ये कन्वर्ट हो जा रहा है a3 में, तो फिर से इसका भी i वाला निकालते हैं। तो बिफोर रिएक्शन इसको मान लेते हैं कितना था मेरे पास, a था, तो ये कितना था, कुछ नहीं था। आफ्टर मान लेते हैं a में से a अल्फा क्या हो गया, चला गया, तो बनेगा a अल्फा बाई यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। या जब इसका 3 था तो इसका कितना बन रहा था 1, तो इसका 1 रहेगा तो इसका कितना बनेगा a/3, मतलब ठीक है वही। अब इसके लिए निकालें अगर i की वैल्यू, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, या एसोसिएशन का केस चला तो आफ्टर एसोसिएशन इसको सबको क्या कर देंगे, ऐड, इसको ऐड कर देंगे सबको, मतलब 1 माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है a कॉमन 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 आता है। ठीक है, तो ऊपर आ गया a 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 डिवाइडेड बाई बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितना था, a था, तो ये a से a कट गया, तो
तो अब जो I की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 में से कुछ घट रहा है, तो 1 में से जब भी कुछ घटेगा इसका मतलब है कि I की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। I की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो ये केस था एसोसिएशन का और हो गया डिसोसिएशन का, ठीक है। अब वान टहाफ ने दिया क्या, वान टहाफ ने दिया था ये I की वैल्यू। उन्होंने ये कहा कि जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी निकाले थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सबके लिए आप मॉलिक्यूलर मास वाला या जो भी एक्सप्रेशन आया था, सबसे पहले कोई एक्सप्रेशन आ रहा था, उसके बाद उस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा इधर उधर करके क्या निकाले थे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला भी सॉल्यूट अगर मिला दे रहे हैं तो अब वहां पे तो मॉलिक्यूलर मास कुछ दूसरा आने लगेगा। तो उन्होंने कहा इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप बस क्या कर दीजिए, उस फॉर्मूले में जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू आ रहा था उसमें बस I की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व। तो हमारी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई थी उसमें हम आगे क्या कर दे रहे हैं, सब में I से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, और हमारा जो ये दिक्कत आ रहा था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का, वो चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे से क्लियर हो जाएंगी। तो वान टहाफ ने यही फैक्टर दिया I, और सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में I से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या हुआ। तो वान टहाफ ने कहा कि आपकी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उसमें आप बस क्या कर दीजिए, इसी वान टहाफ फैक्टर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, मतलब I से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला था P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बस आगे क्या लगा दिए, I का मल्टीप्लाई, मतलब वान टहाफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो गया। इसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, I सॉल्व हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी वान टहाफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी I की मल्टीप्लाई कर दी। मतलब जो 4 फॉर्मूले पहले आए थे, 4 फॉर्मूले नॉर्मल, फिर सबके मॉलिक्यूलर मास मतलब 8 फॉर्मूले, और यहाँ पे एक और 4 मतलब 12 फॉर्मूले टोटल हो गए, ठीक है। तो ये वान टहाफ फैक्टर वाला, मतलब जैसे क्वेश्चन में कहा कि कुछ दिया क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपके 2 फॉर्मूले हैं, आप ये लगाएंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वो रियल वाला जो था वो लगाएंगे। तो अगर वान टहाफ फैक्टर से लगाना होगा तो वो बोलेगा कि क्वेश्चन में एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, या आप यूजिंग वान टहाफ फैक्टर लगाइए। नहीं ये सब कह रहा है तो आप नॉर्मल जो सब हमारा सिंपल फॉर्मूला था P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ x2 वाला, I वाला तब लगाएंगे जब कहेगा एसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन या वान टहाफ फैक्टर यूज करिए, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, बहुत कम न्यूमेरिकल आता है लेकिन आता है, तो इसको देखेंगे, उसको भी देखेंगे। तो ये हो गया आपका वान टहाफ फैक्टर क्लियर। अब एक चीज और, हम एक फॉर्मूला जो लिखवाएं अभी, I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन आफ्टर, मतलब आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, उसको बुक में लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड, ठीक है। तो चीजें वही हैं, ठीक है। एक मतलब और है वान टहाफ फैक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला, वो होता है कि वान टहाफ फैक्टर I इक्वल टू, ऊपर आता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्या आता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और नीचे आता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्या आता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। या आप कह सकते हैं ऊपर I इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब ये चीज कब लगाना है कि I इक्वल टू हम ये वाला नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या I इक्वल टू नॉर्मल का मतलब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल का मतलब ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ये क्वेश्चन में आपको कुछ लगाना नहीं है, क्वेश्चन में अभी मैं करवाऊंगा तो आप देखेंगे भी। जैसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब हम कहें कि CO2 का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो 44, आप ऊपर रख देंगे 44। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास क्या आया, वो कैलकुलेट करके आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा और आप मॉलिक्यूलर मास किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाले, और मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास आ गया इस बार 32, तो वो जो आया वो आप नीचे रख देंगे 32, और होता रियल में CO2 का क्या है 44, तो वहां से भी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन कहा किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दिया था, तो उससे आप क्या निकाले, एक मॉलिक्यूलर मास निकाले। अब मॉलिक्यूलर मास जो आया वो आया आपका, जो भी आया वो ऑब्जर्व करते हुए आप निकाले और यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दिए। लेकिन आप देखें कि CO2 का तो मॉलिक्यूलर मास 44 होता है,
तो 44 डिवाइडेड बाय जो क्वेश्चन सॉल्व करके आया वो रख दिए, आई इक्वल टू निकल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन होगा भी सॉल्व, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 फैक्टर जो है पूरी तरीके से क्लियर हुआ। 1/2 फैक्टर होता क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एसोसिएशन के केस में क्या करेंगे, डिसोसिएशन के केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। एसोसिएशन a माइनस ए अल्फा तो दे रहा है ए अल्फा या ए अल्फा बाई 2, इस तरीके से वही क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे समझे होंगे तो लगा पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे हमेशा लेके चलिएगा कि a मतलब हमारे पास जो मोल है वो a है, उसमें से a अल्फा गया तो इतना इतना बनेगा। तो वो हम देखेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम 2 न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो 2 लेक्चर 2 क्वेश्चन मैं उसमें करवाऊंगा। और यहाँ पे इस लेक्चर को हो गया है खत्म। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आराम से पढ़िए, खेलिए, खाइए, कूदिए। ठीक है, और पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। वैसे ध्यान आपको हर पार्ट में देना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर पार्ट में ध्यान दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।